दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मसले पर आपसे बातचीत करने आए हैं और मसला आरएसएस से जुड़ता है और उसमें भी आरएसएस के चीफ से जुड़ता है। मोहन भागवत देश के कहीं नए हाफिज सईद तो नहीं साबित होने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कह रही है और कोई अरे गहरे देश की एजेंसी नहीं है, वो अमेरिका की एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम देशों में चलने वाले धार्मिक मामलों पर निगाह रखती है। उस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस एजेंसी ने 100 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। उसकी सालाना रिपोर्ट है 2022 की। उसमें उसने 26 और 27 पेज पर भारत को स्थान दिया है और भारत में इस समय जो कुछ हो रहा है उसका बहुत ही नजदीकी से गहराई से पड़ताल किया है। इस देश के अंदर तमाम जो पत्रकार भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी नहीं कर सकती, उसको उसने करने का काम किया है। उसमें इस देश के अंदर माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं और तमाम जो सवाल हैं उससे जुड़े हुए, उस पर उसने अपनी बातें कही हैं। खैर, इस रिपोर्ट पर बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत महाराष्ट्र में एक सभा करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि लोगों को आपस में प्रेम से, भाईचारे से, सद्भाव के माहौल में रहना चाहिए। समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो समाज हिंसा के बारे में सोच रहा था वो खात्मे के रास्ते पर है और तमाम इस तरह की बातें कर रहे थे। वो मोहन भागवत जो शस्त्र की पूजा करते हैं, विजयदशमी के दिन संघे शक्ति कलयुगे का नारा देते हैं, शक्ति से ही बदलाव संभव है, इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो उनके पास इतनी सेना तैयार है, स्वयंसेवकों की ऐसी फौज तैयार है कि 3 दिन के अंदर बॉर्डर पर वो किसी भी देश से फतह करने में सक्षम है। वो शांत, भाईचारा, सद्भाव, आपस में प्रेम, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि क्या मामला है। लोगों की भौवें तनने के लिए मजबूर हो जाती हैं मोहन भागवत की इस तरह की बातचीत सुन करके, लेकिन उन्होंने बोला है, ये सच है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? वैसे तो कई दूसरे कारण भी गिनाए जा सकते हैं। सच्चाई ये है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान पूरे देश के अंदर जो हिंसा हुई, जो हिंसक तांडव हुआ, उसको देखकर कोई सामान्य नागरिक भी बहुत भौचक था। वो हिंसा प्रायोजित थी और सामूहिक तौर पर अंजाम दी गई थी और उसमें बड़े स्तर पर माइनॉरिटी खिलाफ हमले संचालित किए गए थे। एक कारण यह हो सकता है कि मोहन भागवत जी उसको कैसे कम किया जाए या बड़े स्तर पर चीफ उसके खिलाफ है और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को इसकी छूट दे दी जाए, इस अपनी रणनीति के तहत किए हों। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर थे और इस तरह की हिंसा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चे का विषय बनी हुई है, लिया जाए कुछ ऐसी बात की जाए जिससे उनकी यात्रा पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन तीसरी बात जो सबसे गौर करने वाली है, जिसकी तरफ हम आपका इशारा आपको ले जाना चाहते हैं, वो है ये एजेंसी की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हमले संचालित किए जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में शुरुआत में ही सरकार को भी नहीं बख्शा गया है। उसमें कहा गया है कि जितनी भी हिंदुत्व की ताकतें हैं जो इस हमले को संचालित कर रही हैं या उसकी अगुवाई कर रही हैं, उसको सरकार का खुला संरक्षण हासिल है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उपक्रम चल रहा है उसमें जो है भारत की सरकार कानूनी स्तर पर लगातार उसको आगे बढ़ा रही है या उस दिशा में काम कर रही है। ये गंभीर आरोप है मोदी सरकार पर और यहाँ की मौजूदा सत्ता पर। और उसके आगे फिर अल्पसंख्यकों पर हमलों के कई उदाहरण दिए गए हैं। कहा गया है कि जो भी सरकार का विरोधी है या भी जो भी सरकार का आलोचक है, उसको यूएपीए, सेडिशन लॉ, देशद्रोह के कानून में जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर स्टेन स्वामी का उदाहरण दिया गया है
उसमें कहा गया 84 साल के स्टेन स्वामी, जिनको की गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और जेल में बंद कर दिया गया, ना तो उनका मुकदमा चलाया गया, ना तो कोई ट्रायल हुआ, और अंत में उनकी जेल में ही मौत हो गई। ये उदाहरण दिया गया है। खुर्रम परवेज का उदाहरण दिया गया है, जो कश्मीर के हैं और वहां मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार हैं, और लगातार जो सत्ता का उत्पीड़न है, जो स्टेट का दमन है, उसके खिलाफ बोल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया यूएपीए के तहत। इसी तरह से कई उदाहरण जो है उसमें दिए गए हैं। कहा गया है कि जो एनजीओज को जो पैसे मिलते थे विदेशों से तमाम सामाजिक कामों में, कल्याण के कामों में, उसको जो है सरकार ने रोक दिया है, उसको बैन कर दिया है। एफसीआरए के तहत उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ऑक्सफैम है, और इसी तरह के क्रिश्चियन संगठन का भी उदाहरण दिया गया है। हालांकि बाद में उसका जो है बैन, उसका प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके अलावा कहा गया है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को गरमाया गया और इसको अल्पसंख्यकों पर हमले का बहाना बनाया गया। इसके नाम पर जो शादियां हो रही हैं कहीं, उनको जो है उन जोड़ों को हमले का निशाना बनाया जाता है, और जगह जगह इस तरह के हमले संचालित किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात है, एक और बात कही जा रही है जिसमें इसमें ले आई गई है बात, कि कर्नाटक में सरकार ने अक्टूबर 2021 में पादरियों और चर्चों का सर्वे कराया था। अब ये सबसे गंभीर आरोप है। ये किस लिए जो है सर्वे कराए जा रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, ऐसे दौर में जबकि स्थानीय स्तर पे, सामूहिक स्तर पे हमले हो रहे हैं ईसाइयों पर, तब ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह का कोई कार्यक्रम संचालित करना सवालों को घेरे में खड़ा कर देता है। बहरहाल जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ही खतरनाक है। वो देश के लिए नहीं है, बल्कि मोहन भागवत के लिए, इस तरह के तत्वों के लिए हैं जो हिंदुत्व के पूरे जो अभियान को संचालित कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अल्पसंख्यकों और खास करके मुसलमानों, ईसाइयों और इसमें दलितों को भी शामिल किया गया है, उन पर हमले हो रहे हैं। इस देश के अंदर अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक मुसलमान जो है करीब मुस्लिम आबादी 14% हो जाती है, क्रिश्चियन 2.3% होते हैं, और दलित 15.5% का निर्माण करते हैं। और इस तरह से कहिए तो 35% आबादी लगातार हमलों के निशाने पर है हिंदुत्ववादी ताकतों के। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश में कितना खतरनाक स्थिति खड़ी हो गई है, और एक पूरी आबादी असुरक्षित महसूस कर रही है। और ऐसे में कोई देश सामान्य कैसे बना रह सकता है, कैसे सहज जीवन जो है जिया जा सकता है, कैसे समाज शांत रह सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी लिहाज से जो रिकमेंडेशन की है वो बेहद गौर करने वाली है। रिकमेंडेशन जो है एजेंसी की हमारे आपके लिए नहीं है, मोहन भागवत के लिए नहीं है, मोदी सरकार के लिए नहीं है, बल्कि खुद उसकी अपनी सरकार के लिए है, यानी जो बाइडेन की सरकार के लिए उसकी संस्तुतियां हैं, जिसमें उसने कहा है कि ऐसे देश को एक खास देश के तौर पर चिन्हित किया जाए जिस पर निगरानी रखे जाने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक खास देश अब जिस पर जो है अमेरिका निगरानी रखेगा, उसकी सरकार निगरानी रखेगी। इसके साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो एंटिटी हैं, इस तरह की चीजों को संचालित कर रही हैं, अगुवाई कर रही हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और उनके अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आपको पता होगा हाफिज सईद पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा दिया था, और जिसका नतीजा है कि इस समय हाफिज सईद जेल में है। और इसके साथ ही एक और बात रिकमेंडेशन में शामिल है, कांग्रेस से अपील की गई है, कांग्रेस से रिकमेंड किया है इस एजेंसी ने, यूएस कांग्रेस से, कि वो जो है भारत के साथ अपने संबंधों में इस मुद्दे को बार बार उठाए, वो चाहे लेटर के जरिए हो, चाहे डेलीगेशन के स्तर पे बातचीत के जरिए हो, या किसी और माध्यम से कांग्रेस इस मसले पर गौर करे और भारत की सरकार से, भारत के तमाम पक्षों से
इस मसले को उठाए। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है और किस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया है। शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी यात्रा थी तो उन्होंने भी जब जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो चांसलर से यह कहकर कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल जवाब का सत्र ना रखा जाए, उस सत्र को ही खत्म करवा लिया। क्योंकि मोदी साहब को शायद ये भय था, ये डर था, ये आशंका थी कि कहीं इन सब चीजों से जुड़े हुए सवाल पत्रकार पूछ न लें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, जो पत्रकार हैं, तमाम जो जागरूक लोग हैं, वो भारत की इन स्थितियों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और ऐसे मौके पर वो जो है जब देश का प्रधानमंत्री सामने हो तो शायद ही वो सवाल पूछने से अपने को रोक पाते। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री की उस समय स्थिति रहती वो बहुत ही विडंबनापूर्ण होती, शायद उनके पास कोई जवाब होता। बहरहाल इस मामले में अब देखना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का यह रिकमेंडेशन आया है या जो रिपोर्ट आई है, उसने जो बातें कही हैं, उसको लेकर अमेरिका कितना गंभीर होता है, भारत सरकार उसको कितना गंभीरता से लेती है। और मोहन भागवत जो अभी शांति, भाईचारा और प्रेम सद्भाव की बात कर रहे हैं, वो कितने इस पर गंभीर होते हैं।